हेलो टू ऑल ऑफ यू। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जेई मेन के जो 2020 में जो पेपर हुआ था उसके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना। जितने भी पेपर हुए थे 8 पेपर जो भी हुए थे उनके सारे पेपर के क्या करेंगे, एक एक करके सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि जब आप पहले तो वीडियो देखो। जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को पहले पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करो उसको। सॉल्व करके चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बताना है इन द इंटर आयनिक इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो भी इंटर आयन मतलब आयंस के बीच में है या फिर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है या आयन और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। ठीक है, तो देखो 3 टाइप का फोर्स दिया हुआ है, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल और आयन 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 दिया हुआ है। तो सिंपल तुम्हें पता है कि जो आयन होते हैं उन पे क्या होता है, कंप्लीट चार्ज होता है, कंप्लीट चार्ज होता है। और जो डाइपोल होते हैं उनमें क्या होता है, पार्शियल चार्ज होता है, पार्शियल चार्ज होता है। और दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जिसपे कंप्लीट चार्ज रहेगा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और जिनमें डाइपोल होगा, जिसमें पार्शियल लगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आएगा, कम आएगा। तो ऑब्वियस बात है सबसे ज्यादा किसमें किसमें होगा, आयन आयन में क्या होगा, दो आयंस के बीच में एक कैटायन है एक एनायन है, उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। फिर एक क्या कर लेंगे, एक आयन ले लेते हैं और एक डाइपोल ले लेते हैं, आयन डाइपोल। और उसके बाद किसमें होगा, डाइपोल डाइपोल में। ये ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि आयंस में क्या होता है, कंप्लीट चार्ज होता है और डाइपोल में क्या होता है, पार्शियल होता है। तो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें देखो आयन आयन दिया हुआ, आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन रेड ऑक्सीडेशन का है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड है क्वेश्चन। कह रहा है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम बताना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में क्या होगा, देखो अगर तुम ये देखो कि अगर ध्यान से नहीं देखे कि ये क्या है, पोटेशियम का निकालना है तो तुम ऑक्सीजन का निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन किस फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में। यहाँ पे ऑक्सीजन किस फॉर्म में, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में। यहाँ पे O पे क्या आएगा, 2 माइनस आएगा, यहाँ पे O2 पे 2 माइनस आएगा और यहाँ पे O2 पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे ऑक्साइड के फॉर्म में है, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पर ऑक्साइड, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना है, यहाँ हमें किसका निकालना है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय ऑर्डर बताया गया था कि सबसे पहले किसका देखना होता है, कि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन दिया हुआ तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसको ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। वो कंफर्म है कि हमेशा क्या होता है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। और फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर वो कंबाइंड स्टेट में है, कोई कंपाउंड बनाया है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसके अगर फर्स्ट ग्रुप का है तो +1 होता है और सेकेंड ग्रुप का होता है तो +2 होता है। तो यहाँ पे पोटेशियम का तो चाहे कोई से भी कंपाउंड बने, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या आएगा, +1 +1 +1। तो देखो एक ऑप्शन में दिया हुआ, सी ऑप्शन में दिया हुआ, तीनों का ऑक्सीडेशन, तीनों में क्या होगा, पोटेशियम का कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। अगर फ्री स्टेट में रहता तो 0 रहता, यहाँ कंबाइंड स्टेट में पूछा गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, बड़ा सा लिखा हुआ है क्वेश्चन, किसका सॉल्यूशन चैप्टर का है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। कह रहा है कि एट 35 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ CH2। ठीक है, एक कोई कंपोनेंट है, ठीक है, CH2 जिसका वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 512 mm। एंड दैट एसीटोन, एसीटोन का दिया हुआ है। दो कंपोनेंट दिया है, दोनों का क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है। और सोल्यूशन दोनों को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं। तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा है वो कितना हो जा रहा है, 600 mm ऑफ Hg हो जा रहा है। देन द फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। और ये पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि क्या राउल्ट्स लॉ कह रहा है फॉलो होगा नहीं होगा। तो पहले देख लेते हैं। तो एक चीज पढ़ा होगा कि जैसे कि दो कंपोनेंट को कभी भी अगर मिक्स करेंगे, ठीक है, तो उनका जैसे मान लो इसको PA0 मान लेते हैं, ठीक है,
और इसको पीवी नॉट, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दिया हुआ है और ये पी टोटल है। तो हमेशा क्या होता है, जो पी टोटल आता है, पीए नॉट और पीवी नॉट की क्या होता है, एवरेज आता है ऑलवेज। जो पी टोटल होता है, पीए नॉट एंड पीवी नॉट के क्या आता है बीच में। अब ये हो सकता है कि पीए नॉट ज्यादा हो या पीवी नॉट ज्यादा हो, पीवी नॉट कम हो, लेकिन इन दोनों के बीच में ही आता है ऑलवेज। जो टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहता है, दो वोलेटाइल कंपोनेंट को मिलाते हैं तो इनके बीच में ही जाता है। अब देखो इसका 512 दिया हुआ और इसको कितना दिया हुआ, 344 दिया हुआ है। तो इन दोनों से ज्यादा है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, यानी कि ये राउल्ट्स लॉ तो नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में वेपर प्रेशर नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या है, जितना वेपर प्रेशर इन दोनों के बीच में आना चाहिए उससे ज्यादा आ जा रहा है। मतलब जितना पी टोटल जो है वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है किसके कंपैरिजन में, पीए नॉट एक्स ए प्लस पीवी नॉट एक्स बी। इसी से तो हम लोग सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालते हैं। अब वो जितना इन दोनों के बीच में आना चाहिए लेकिन उससे ज्यादा ही है, यानी कि ये कंडीशन कौन सा है, ये कंडीशन है किसका, पॉजिटिव डेविएशन का, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन का। तो इन तीन वैल्यू से तो हमने ये पता लगा कि ये पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इधर से मिटा देते हैं और स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। अभी देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि CH2 एंड एसीटोन हैज लेस अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो जैसे कि वो क्या उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलाने के बाद से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से उनका एक तो वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाता है, जितना होना चाहिए कम होना चाहिए, जितना होना चाहिए उससे क्या होगा, थोड़ा ज्यादा ही होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब अट्रैक्शन ए बी के बीच में, तो दो अलग अलग कंपोनेंट के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। किसके कंपेरिजन में, ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन आपस में जो अट्रैक्शन होता है उससे क्या होता है, कम हो जाता है। तो अभी तो उनमें क्या अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो आसानी से क्या वेपराइज हो गए ऊपर जा सकते, तो ज्यादा वेपर आएंगे, ज्यादा वेपर आएगा तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा। ग्राफ से भी देख सकते हो, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया गया था, ये था ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ये टोटल पी टोटल का था। और पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या था, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होने से वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर ज्यादा है यानी कि कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन है। और पॉजिटिव डेविएशन के केस में कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो इन दोनों के बीच में कह रहा है लेस अट्रैक्टेड देन देमसेल्फ, तो करेक्ट, ये भी ये करेक्ट है स्टेटमेंट, ठीक है। कह रहा है हीट मस्ट बी एब्सॉर्ब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सॉल्यूशन। जब भी देखो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। लेकिन ये पहले स्टेबल थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, पहले स्टेबल थे, अब मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, मतलब अनस्टेबल हो रहा है। अनस्टेबल तो एनर्जी ज्यादा हो रही है, पहले कम थी एनर्जी, बाद में ज्यादा होगी। कब होगी, जब हम अलग से एनर्जी इसमें देंगे। तो यानी कि अलग से एनर्जी देंगे तो हीट क्या होगा, एब्सॉर्ब होगा, मतलब डेल्टा एच। और ठीक है, समझ में आ गया, एनर्जी क्या होगा, एब्सॉर्ब होगा। राउल्ट्स लॉ नॉट फॉलो, ये भी सही है कि राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि कम है तो मान लो 1 लीटर 2 लीटर मिलाते हो तो वॉल्यूम क्या जाएगा, 1 लीटर अगर दोनों का लेते हो तो 2 लीटर ना होकर उससे क्या होगा, ज्यादा ही आएगा पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि कम है तो यहाँ लास्ट स्टेटमेंट देखो, कह रहा है कि 100 ml ऑफ CH2 एंड 100 ml ऑफ एसीटोन, दोनों के 100 ml मिला रहे हैं, तो कह रहा है वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा 200 से। ये तो कौन सा है, निगेटिव डेविएशन का है, तो निगेटिव डेविएशन नहीं है, यहाँ पे कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमसे क्या पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया था। फॉल्स स्टेटमेंट का आंसर कौन सा देंगे, डी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ सिल्वर इज क्लोजेस्ट टू। सिल्वर का एटॉमिक रेडियस किसके क्लोजेस्ट होगा, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं सिल्वर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। डी ब्लॉक में ये जो सबसे लास्ट वाला ये वाला ग्रुप कौन सा होता है, 11th नंबर वाला ग्रुप होता है। इसके बाद क्या होता है, 12th होता है। तो ये कॉपर होता है, सिल्वर होता है, देन गोल्ड होता है, लास्ट वाला ग्रुप हो जो है, ठीक है। तो हमने देखो डी ब्लॉक में ये पढ़ा गया था कि जो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, ये 3D सीरीज होता है, ये 4D सीरीज होता है और ये क्या होता है, 5D सीरीज होता है, ठीक है। तो 3D सीरीज डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए, बट वो सबसे ज्यादा किसका साइज होना चाहिए, 5D का साइज सबसे ज्यादा होना चाहिए।
बट डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डी और एफ ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन या एफ ऑर्बिटल, इसके वजह से क्या आ जाता है, एफ ऑर्बिटल भी आ जाता है। तो एफ ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इनका जो रेडियस होता है, मतलब एफ ब्लॉक ही बोल सकते हैं, एफ ब्लॉक एफ ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट हो चुका रहता है इस वाले पीरियड में, ठीक है। तो एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो 5D का जो साइज ज्यादा होने से उतना ज्यादा हो नहीं पाता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट एफ ऑर्बिटल में क्या होता है, कम होता है। तो 5D का क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है किसके कंपेरिजन 4D, और वो ज्यादा होता है किससे, 3D से। तो 5D का 4D का साइज किसके कंपेरेटिवली, सिल्वर का साइज किसके कंपेरेटिवली होगा, गोल्ड के कंपेरेटिवली होगा, ठीक है। तो जो बाकी ऑप्शन में दिया वो निकल तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा, और क्या कॉपर यहाँ पर, कॉपर तो यही पे ऊपर ही है, और मरकरी तुम्हारा जिंक कैडमियम मरकरी यहाँ पे होता है, तो किसके इक्विवेलेंट होगा, गोल्ड के इक्विवेलेंट होगा। तो आंसर कौन सा देंगे, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि डायपोल मोमेंट CH3Cl4 है, CH3Cl3 एंड CH4 है, इन तीनों में बताना डायपोल मोमेंट का ऑर्डर, सिंपल सा है, ठीक है। तो तीनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 ही आएगा, और तीनों क्या होंगे, टेट्राहेड्रल शेप में होंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल में तो CCl4 और CH4 को देखो, इन तीनों में क्या है, इन दोनों में क्या है, चारों सेम है, ठीक है। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये क्या एकदम सिमेट्रिक है, एकदम सिमेट्रिक है। और ये टेट्राहेड्रल शेप में क्या होता है, एंगल सारे 109 डिग्री के होते हैं, और सब कुछ क्या होता है, ये इधर से देखेंगे तो सेम सब जगह से, सबकी यहाँ से इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी सब कुछ क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो इसलिए जो तो क्लोरीन और कार्बन में देखेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, क्लोरीन है, तो इधर डायपोल आएगा। तो 3 वेक्टर आएंगे जो एक दूसरे से क्या है, टेट्राहेड्रल एंगल पे है, टेट्राहेड्रल एंगल पे है, तो इनका नेट जो आएगा म्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे इसमें भी क्या होगा, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेट इनका भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, म्यू क्या होगा, 0 होगा। टेट्राहेड्रल एकदम सिमेट्रिक होता है। और CCl3 में तो कहीं एक जगह क्या होगा, हाइड्रोजन है, तो बाकी सबका तो क्या क्लोरीन के डायरेक्शन में है और इसका इस डायरेक्शन में है, तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, म्यूनेट आएगा, म्यूनेट 0 नहीं होगा, म्यूनेट जो होगा वो 0 नहीं होता। सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका हो जाएगा, CH3 का हो जाएगा, इन दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, इन दोनों का बराबर, CH3 का क्या आएगा सबसे ज्यादा, तो आंसर क्या होगा, सी आंसर कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कौन सा ऑक्सीडेशन रेडॉक्सिलेशन का ही क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। कह रहा है इन कंपैरिजन टू जियोलाइट प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस था एक परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का एक तरीका था, और क्या था, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का, और सिंथेटिक रेजिन मेथड, ये 2 मेथड डिफरेंट, और भी 1-2 मेथड थे, तो ये 2 मेथड से के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि कंपेयर जियोलाइट प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, सिंथेटिक रेजिन मेथड इज, और उसके आगे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि क्या होता है। तो दोनों मेथड के बारे में पहले पता होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि लेस एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट, इसके बारे में लिखा हुआ है। सिंथेटिक रेजिन की मेथड के बारे में लिखा है कि इट कैन एक्सचेंज ओनली एनायन, इट कैन एक्सचेंज ओनली कैटायन। तो पहले तो ये देख लेते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में सोचते हैं। तो देखो पहले तो सोचो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के कौन से होते हैं, क्लोराइड होते हैं, सल्फेट होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से क्या होता है, इनके क्लोराइड और सल्फेट की वजह से क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस होता है, ठीक है। तो जो सिंथेटिक रेजिन मेथड होता है, तो उसमें देखो 2 तरह के रेजिन यूज करते हैं हम लोग, एक कैटायनिक रेजिन होता है, एक RZ होता है, और एक ROH होता है, ठीक है। तो इसमें सोचो कि RH, तो जो R एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड है, ठीक है, आयंस बोल सकते हैं, R जो होता है रेजिन होता है, ठीक है। तो ये H+ के फॉर्म में जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, R- मतलब एनायनिक रेजिन हो जाएगा, एनायनिक रेजिन हो जाएगा। और ये OH- के फॉर्म में जाएगा तो क्या हो जाएगा, R+ हो जाएगा, तो कैटायनिक रेजिन हो जाएगा। तो दोनों यूज होते हैं,
इट एक्सचेंज देखो, एक तो इसमें एनायन भी है और एक कैटायन भी है। तो देखो रिएक्शन किस तरह से होता है, जो R प्लस होता है, मान लो एक MgCl2 का एग्जांपल ले लेते हैं, MgCl2 का। तो MgCl2 की वजह से मान लो परमानेंट हार्डनेस है, MgCl2 को रिमूव करना है, तो जो R प्लस ये कैटायनिक रेजिन जो है, ये वाला कैटायनिक रेजिन, वो किससे कंबाइन होगा, Cl माइनस से कंबाइन होकर RCl कॉम्प्लेक्स बना लेगा और वो रुक जाएगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और जो एनायनिक रेजिन है, R माइनस है, वो क्या करता है, अब वो MgCl2 की वजह से Mg+2 से कंबाइन करके RMg कर बना लेगा, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स भी बना, तो ये किसको एक्सचेंज कर लिया, कैटायन को भी एक्सचेंज कर लिया और एनायन को, तो दोनों को एक्सचेंज कर सकता है सिंथेटिक रेजिन मेथड में। तो पहले तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इट कैन एक्सचेंज ओनली एनायन एंड इट कैन ओनली एक्सचेंज कैटायन, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कह रहा है कि ये तो इन दोनों में बोला जा रहा है कि बोथ एक्सचेंज कैटायन एंड एनायन, ठीक है, मतलब सिंथेटिक रेजिन में कैटायन और एनायन एक्सचेंज होता है। अब लेस एफिशिएंट और मोर एफिशिएंट कौन सा है, जियोलाइट प्रोसेस या सिंथेटिक रेजिन मेथड। तो एक चीज देखो, सिंथेटिक रेजिन मेथड तो समझ में आ गया कि क्या है, इसमें कैटायन एनायन दोनों एक्सचेंज होता है। जो जियोलाइट होता है वो क्या होता है, Al2Si2O8.XS2 होता है, ये Z होता है जियोलाइट, और इसका कॉम्प्लेक्स जो होता है Na2Z, ये यूज करते हैं, सोडियम जियोलाइट यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए। तो इसमें देखो Z क्या है तुम्हारा, अगर Na प्लस है तो Z एनायन ही है, ठीक है। तो Na2Z क्या होता है, कंबाइन करता है किसी एक से, किससे कंबाइन करेगा, यहाँ से कैटायन ही आ सकता है, MgCl2 से क्या होगा, Mg+ ही केवल कंबाइन हो सकता है, यहाँ से Mg आ सकता है, MgZ बन सकता है। तो कौन एक्सचेंज हो रहा है, केवल कैटायन एक्सचेंज होता है, जियोलाइट प्रोसेस में केवल कैटायन एक्सचेंज होता है, और इसमें कैटायन और एनायन दोनों एक्सचेंज होते हैं। तो ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है, इसमें दोनों एक्सचेंज हो, लेकिन ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है, सिंथेटिक रेजिन मेथड क्या होता है, ज्यादा रेट, जो सिंथेटिक रेजिन मेथड होता है ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू बाकी सारे परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने में भी क्या होता है, सिंथेटिक रेजिन मेथड क्या होता है, ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, amongst the following statement which was not proposed by Dalton, ठीक है, डाल्टन के द्वारा कौन प्रपोज्ड नहीं किया गया, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है, उनसे रिलेटेड नहीं है। तो डाल्टन ने किसके बताया, एटम के बारे में बोला था कि एटम क्या होता है, कोई भी मैटर है, ठीक है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है, और उसको तो ना तो डिवाइड किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता है, मतलब फॉर्म भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। फर्दर उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो पता चला उसमें प्रेजेंट होता है। बट देखो, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहा है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, तो ठीक है, मैटर क्या आता है, सबसे इंडिविजुअल एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो ये करेक्ट है इनके लिए, ठीक है। कह रहा है सी ऑप्शन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें, मतलब देखो डाल्टन ने केवल एटम के बारे में जो भी दिया था, ठीक है, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एटम का क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि मान लो कि जो भी कंपाउंड है, रिएक्टेंट में जो कंपाउंड है वो उसमें एटम वही रहते हैं, तो कंपाउंड अलग बनाया तो उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, अब वो फिर से आके दूसरे जगह दूसरे एटम से क्या होता है, कंबाइंड होता है। बट जो रिएक्टेंट साइड में एटम होते हैं, जो रिएक्टेंट साइड में एटम होते हैं वही एटम क्या होता है, प्रोडक्ट साइड में होते हैं, एटम क्रिएटेड डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो बस वो क्या होता है ना, उनका बॉन्डिंग ब्रेक होते हैं, जाके अलग तरह के कंपाउंड बना लेते हैं, तो रीऑर्गेनाइज ही करते हैं आपस में। मतलब पहले जो इधर एटम थे अलग तरीके से जुड़े हुए थे, अभी रीऑर्गेनाइज कर लिए, तो ये भी क्या होगा, इनका स्टेटमेंट था, मतलब ये भी करेक्ट है। और एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है, जो एटम इधर होते हैं उतनी ही नंबर में भी एटम इधर होते हैं, जितने एटम इधर होते हैं उतने ही एटम ये भी होते हैं, ठीक है, केवल उनकी बॉन्डिंग चेंज होती है, ठीक है, कोई नया एटम फॉर्म नहीं होता है, एटम वही रहता है, कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है, क्योंकि बॉन्डिंग ब्रेक होकर वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना लेते हैं, डिफरेंट टाइप के रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट इनसे रिलेटेड है। और ये बी स्टेटमेंट की बात करें, व्हेन गैसेस कंबाइन टू ईच अदर इन केमिकल रिएक्शन दे कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो इन द वॉल्यूम, तो ये स्टेटमेंट है गैलुसेक लॉ का, ठीक है, जिसमें
कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोला गया था कि क्या बोला था, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन में कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन तो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे मान लो कि अगर 3A + 2B गिव्स C है, तो इसका 3 एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ए का 3 लीटर वॉल्यूम, बी का 2 लीटर वॉल्यूम अगर कंबाइन होंगे तो सी का कितना बनेगा, 1 लीटर वॉल्यूम बनेगा। तो ये स्टेटमेंट किसका था, गैलियो का होगा, तो ये नहीं होगा। तो ये पूछा गया कि कौन सा डाल्टन्स ने प्रपोज किया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, बी आंसर दे देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या बताना है, पी के बी बताना, सबसे कम वैल्यू। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी। अब देखो पी के बी का इंक्रीजिंग, तो पहले देखो पी के बी का जो, अगर पहले इससे डिफाइन कर लेते हैं। पी के बी यदि ज्यादा होगा तो के बी की वैल्यू क्या होगा, केबी की वैल्यू कम होगा। अब केबी की वैल्यू कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। पहले तो ये समझ लो, पी केबी की वैल्यू ज्यादा होगा तो केबी की वैल्यू कम, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि देखो पी केबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो भी, पी केबी का जो ऑर्डर जो भी हो, ठीक है, वो ऑर्डर लिखना है। हम क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख देते हैं और उसका क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो वो ऑर्डर क्या आ जाएगा, पी केबी का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब साइन लगा हुआ, साइन से ही हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, कि पी केबी की वैल्यू इसके लिए ज्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का पहले ऑर्डर लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि बी केबी का ऑर्डर लिखना होगा। अब आ इसमें देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है। तो इसमें तो डिसाइड है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो चेक करेंगे इसका चेक करेंगे, इसमें डिसाइडेड है कि बेसिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो किसका चेक करेंगे, बीच वाले का चेक करेंगे। इन तीनों में किसका बेसिक स्ट्रेंथ चेक करें, तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एक चीज देखो, तीनों में से जो ज्यादा बेसिक होता है उसी का बेसिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे। ठीक है, तीनों नाइट्रोजन में से ज्यादा बेसिक कौन सा है, अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो ऐसे ये वाला जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर है वो क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। अगर कॉन्जुगेशन में कोई होता है तो उसका क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसके लोन पेयर के देने की टेंडेंसी, H+ को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे ये वाला लोन पेयर भी, लोन पेयर सिंगल और डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो इसके भी देने की टेंडेंसी कम। लेकिन ये वाला इसका, इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं भी कॉन्जुगेशन में नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, ये इन तीनों नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो एक सोचो, इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे कि इस NH का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +M इफेक्ट लगेगा। ठीक है, NH का कौन सा लगेगा, +M, और इस भी Na का कौन सा लगेगा, +M। तो दो +M इफेक्ट लग रहे हैं इस नाइट्रोजन वाले लोन पेयर पे। अब आते हैं इसमें, तो इसमें क्या है, दो CH3 है, CH3 का लोन पेयर पे क्या लगेगा, +I इफेक्ट। अब हाइपर कंजुगेशन लेवल, हाइपर कंजुगेशन केवल किस पे लगता है, फ्री रेडिकल पे, पॉजिटिव चार्ज पे और कार्बोकैटायन पे। तो यहाँ पे दो क्या आ जाए, +I, और यहाँ पे देखते हैं इस वाले नाइट्रोजन पे केवल CH3 का क्या लग रहा है, एक +I लग रहा है। तो ये जो प्लस वाले इफेक्ट होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा वो इलेक्ट्रॉन H+ को दे सकता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो पहले बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख देते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, देन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, और देन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो ये ऑर्डर किसका है, बेसिक स्ट्रेंथ का। तो पीकेबी का ऑर्डर क्या होगा, पीकेबी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा पीकेबी की वैल्यू किसके लिए होगी, थर्ड की, देन सेकेंड की, देन फर्स्ट की। तो थर्ड की सबसे ज्यादा, सेकेंड की, देन ऐसा देखो ये वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। हालांकि बोला तो इंक्रीजिंग है, तब ऐसा नहीं कि इंक्रीजिंग तो इधर से लिखना चाहिए, 1 2 3 करके लिखना चाहिए था। ठीक है, तो 1 लेस करके लिखना चाहिए था, बट साइंस से तो ये करेक्ट है, सबसे ज्यादा किसकी होगी, 3 की वैल्यू होगी। तो 3 2 1 ये क्या हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक है, इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो 3-4 स्टेप में कराया, अब फाइनल यहाँ पे क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है,
तो देखो पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का एक चेन है, एल्डिहाइड दिया हुआ और एल्काइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो पहले रिएक्शन किससे करा रहा है, NaBH4 से करा रहा है। ठीक है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन ये केवल पर्टिकुलर चार को ही क्या करता है, रिड्यूस करता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड और एल्काइल हैलाइड, इन्हीं को केवल क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड एक एल्काइन को कुछ भी नहीं करेगा, और इसमें एक H2O भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो यहाँ से ये रिड्यूस हो गया, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। एल्डिहाइड किसमें चला जाएगा, एल्कोहल में। तो पहले स्टेप में यदि हम आएंगे, मतलब इसका यूज करके आएंगे, तो क्या बन जाएगा, एल्काइन तो वही रहेगा, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, और 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, मतलब CH2OH, ये कंपाउंड बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, किससे कराना, PbR3 से। तो PbR3 की रिएक्शन पता है, PbR3 क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म से अल्कोहल से क्या होता है, OH हट के क्या आ जाता है, एल्काइल हैलाइड ग्रुप आ जाता है, ब्रोमीन है तो क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का क्या हो, ब्रोमीन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, अगले स्टेप में क्या दिया हुआ है, Mg ईथर दिया हुआ है। Mg ईथर से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन जाएगा, कितने कार्बन के, सॉरी यहाँ पे एल्काइन भी रहेगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं, केवल ये क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं इसका, ऊपर लिख देते हैं यहाँ से Mg ईथर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, MgBr आ जाएगा, यहाँ 3 कार्बन का हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 MgBr हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में सबसे लास्ट स्टेप क्या कराया गया है, CO2 और H3O प्लस। तो अब देखो होगा क्या, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, CO2 से रिएक्शन कराना H3O प्लस, तो CO2 क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है इसका। CO2 इस तरह से होगा, यहाँ पे ये प्लस में जाएगा और ये CH2 क्या जाएगा, माइनस में जाएगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ पे अटैक करता है और ये O माइनस चला जाता है। ठीक है, तो जो O माइनस जाएगा वहां पे क्या आ जाएगा, H3O प्लस से H आ जाएगा, और यहाँ से COOH हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ से एक 7वां कार्बन OH और एक एल्काइन रहेगा, 1 2 3, यहाँ पे एल्काइन 4 5 6 और 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH वाला ग्रुप, यहाँ पे OOH। ये फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा इसका यहाँ से। अब इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा है, 7 का 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, और 7वें कार्बन पे क्या है, COOH वाला ग्रुप है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी में देखो यहाँ पे एल्कीन बना दिया गया इसलिए नहीं होगा, इसमें एल्केन बना दिया इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे भी एल्कीन बना दिया है, तो ये सब नहीं होंगे। केवल आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, क्योंकि एल्काइन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा कहीं पे भी, किसी भी रिएक्शन में। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, किसका बताना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 और ms। ms मतलब ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया हुआ है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, 0 1 2 -1 -2 इस तरह से होते हैं। ये उस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या बोला गया, s दिया हुआ है, मतलब उस m का क्या है, s। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होना चाहिए, +½ होना चाहिए, और n इक्वल टू 5 है। तो n इक्वल टू 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऑर्बिटल बताना है तुम्हें, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लो, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक और किसी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किसके बराबर होता है, 2n² के बराबर होता है। तो यहाँ से 5 की वैल्यू अगर करेंगे तो 25 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 50 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन हो गए।
फिफ्थ ऑर्बिट में बोला गया ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 50 ऑर्बिट हो गए, 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिट में होते हैं? सॉरी, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 25 ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है, 25 ऑर्बिटल चाहिए। 25 ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाए? और ये बोला गया इसकी वैल्यू वन, एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो प्लस हाफ होता ही होता है, तो जितने ऑर्बिटल है उतने ही क्या हो जाएंगे? प्लस हाफ के भी नंबर हो जाएंगे सारे। तो आंसर क्या देंगे? 25 देंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 11 देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन, कमर्शियल आयरन का सबसे प्योरेस्ट, मतलब आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, पहले देखो आयरन का मेटलर्जी पढ़ते हैं, ठीक है। आयरन के मेटलर्जी के बाद से जब देखो उसमें जो भी पहले इनिशियल प्रोसेस क्या होता है? कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन के बाद से क्या रोस्टिंग कराते हैं, कैल्सिनेशन जो कराना रोस्टिंग कराते हैं, ठीक है। रिडक्शन, मतलब ऑक्साइड फॉर्म करने के बाद क्या कराते हैं? रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन में से जो आयरन आता है, फाइनल जो आयरन मेटल ऑब्टेन होता है, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? पिग आयरन बोलते हैं, ठीक है। पिग आयरन, इसका नेक्स्ट हम लोग क्या कराते हैं? प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन कराते हैं। प्यूरिफिकेशन में से जो आयरन आता है उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? कास्ट आयरन बोलते हैं, ठीक है, कास्ट आयरन। और फाइनली रिफाइन करने के बाद से, रिफाइनिंग के बाद से जो आयरन आता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? रॉट आयरन, रॉट आयरन बोलते हैं। तो देखो इसमें सबसे, इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें कार्बन का परसेंटेज जो होता है वो 4% के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। इसमें 4% कार्बन होता है, इसमें 3% कार्बन होता है, और इसमें लगभग कितना 0.25% के 1.2 से लेके 0.12 से लेके कितना है 0.25 तक का क्या होता है? परसेंट का आयरन होता है। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म आयरन कौन सा होता है? रॉट आयरन होता है, जो फाइनल रिफाइनिंग करने के बाद बनाते हैं, ठीक है। सिंपल जो मेटलर्जी के प्रोसेस के बाद जो आता है उसको पिग आयरन बोलते हैं। फिर उसको प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उसमें से कार्बन कुछ परसेंट कम होता है, बाकी और भी इम्प्योरिटीज होती है वो कम होती है, तो उसमें 3% कार्बन होता है, और बाकी ये हो गया इसमें 0.12-0.25% आयरन होता है, उसको क्या बोलते हैं? रॉट आयरन होता है। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म पूछा गया तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा हो जाएगा? बी आंसर दे देंगे कि प्योरेस्ट फॉर्म रॉट आयरन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि द थ्योरी दैट कैन बी कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड द नेचर ऑफ NiCO4, NiCO4 का जो नेचर है वो कौन सी थ्योरी से कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड होगा, ठीक है। तो देखो वार्नर थ्योरी तो सिंपल था कि उसमें रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड था कि जो लिगेंड होंगे उनको कहाँ पे रखेंगे, निगेटिव लिगेंड होंगे या फिर आयनाइजेशन स्पेयर में होंगे तो उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उससे रिलेटेड था। क्रिस्टल फिट थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से तो क्या होता है? मैग्नेटिक नेचर से रिलेटेड क्या गया था? एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। इसमें आयनिक क्या बोला गया था कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं और इनमें जो लिगेंड होते हैं उनके बीच में क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इससे रिलेटेड भी क्या होता है? एक्सप्लेन किया गया था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फिर वीक लिगेंड के बेसिस पे, वो सब ठीक है। इससे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाता है, यहाँ तक थोड़ा एक्सप्लेन्ड है। बट उसके बाद भी सीओ में क्या होता है कि अलग से सीओ में क्या होता है? साइनर्जिक बॉन्डिंग होता है, ठीक है, साइनर्जिक बॉन्डिंग होता है, जिसमें जैसे मान लो कि मेटल है, ठीक है, कि मेटल में देखो सीओ क्या करता है? अब लोन पेयर देता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन इसके बाद जो मेटल होता है वो बॉन्ड बैक बॉन्डिंग करता है, इसमें पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसको क्या करता है? लोन पेयर इसको डोनेट करता है। तो ये वाला बॉन्ड एक्सप्लेन इन तीनों में से किसी भी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है। तो ये वाला बॉन्डिंग किससे एक्सप्लेन किया गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। क्यों? ये पहला वाला बॉन्ड सिग्मा है, दूसरा वाला बॉन्ड क्यों पाई है? तो जैसे देखो कि सीओ का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, तो क्या आता है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s,
यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s आना चाहिए, बट सिग्मा स्टार 2s नहीं आता सीओ में, थोड़ा एक्सेप्शन होता है। यहाँ पे क्या आता है, सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz, और इसके बाद आता है सिग्मा स्टार 2s, और देन आता है पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz, ये आता है। तो इसमें देखो, इस कार्बन सीओ में अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कार्बन में कितने होंगे, 6 और 8 कितना होगा, 14 होगा। तो काउंट कर लो, 2 4 6 8 8 4 12 हो गए, 1 मिनट, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखो 14 यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, सिग्मा स्टार 2s तो कंप्लीट हो गया, 14। अब देखो ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड है, जो लोन पे डोनेट करेगा, सीओ का जो लोन पे डोनेट करेगा अपने हाईएस्ट ऑक्युपाइड वाले से, यानी कि सिग्मा स्टार 2s से डोनेट कर रहा है, यानी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से डोनेट कर रहा है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड हो गया। और जो मेटल बैक बॉन्ड क्या है, फिर से लोन पे डोनेट करता है सीओ को, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो वो कहां से होता है, इसके पाई वाले में, पाई स्टार 2p पाई स्टार 2pz में डोनेट करता है। इस वजह से ये वाली बॉन्डिंग कौन सी होती है, पाई होती है। तो ये कंप्लीटली ये थ्योरी एक्सप्लेन किसके बेसिस पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर। तो आंसर कौन सा देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्योंकि स्पेशली किसका पूछा गया है, NiCO4 का पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें क्या है, कह रहा है आईपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया, सिंपल सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, इसका क्या बताना है, आईपीएसी नेम बताना है, और ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का आईपीएसी नेम में देखो करना क्या है, तो एक चीज पहले देखो, ऑक्सीडेशन नंबर देता है, ऑक्सीडेशन नंबर सब में क्या है 222 दिया हुआ है, तो वहां से देख सकते हैं कि प्लेटिनम का यदि ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ से तो ये Cl माइनस में जाएगा, क्या हो जाएगा, Cl माइनस में जाएगा, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ से अगर क्या करेंगे, अगर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो ये तो न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है, तो x प्लस -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1, यानी कि x इक्वल टू क्या आएगा, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का तो 2 आएगा, तो 2 तीनों में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें पहले जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या है, कैटायन है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन होता है तो हमें क्या लिखना होता है, 8 नहीं लगाना होता है, जो सेंट्रल एटम होता है, जो ट्रांजिशन मेटल होता है, ट्रांजिशन मेटल में हमें 8 नहीं ऐड करना होता है। क्या ऐड नहीं करना होता है, 8 नहीं ऐड करना, सिंपल नाम लिखते हैं। तो देखो इसमें प्लेटिनेट लिखा हुआ है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लेटिनम, यहाँ पे प्लेटिनम लिखा हुआ है। ठीक है, प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड, प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड, इतना तो करेक्ट है। अब बाकी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जो क्या होता है, पहले लिगेंड लिखे जाते हैं, तो लिगेंड में कौन सा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले देखो ये क्या एमीन है, ये क्लोराइडो है, ये क्या इथाइल एमीन है, तो पहले किसको लिखेंगे, एमीन को लिखेंगे। तो एमीन देखो इसमें लिखा हुआ डाई एमीन, देन क्लोराइडो, देन मिथाइल एमीन। ठीक है, मिथाइल एमीन, तो यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो इसमें क्लोराइडो पहले लिखा हुआ था, ये तो गलत ही होगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे ईथर दिया हुआ है। ठीक है, साइक्लिक ईथर है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, HBr एक्सेस में दिया हुआ है, और ये ऑप्शन से बताना है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो होगा क्या, देखो ईथर है तो किस तरह से रिएक्शन करें, जैसे HI की रिएक्शन थी, HI से रिएक्शन कराया था ना, तो ईथर की, तो उसी तरह से कुछ रिएक्शन होगा। तो HBr एक्सेस में, तो पहले क्या होगा, यहाँ से H+ जो आएगा वो इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, तो H+ से क्या होगा, इसको लोन पेयर देके कंबाइन हो जाएगा, इससे बॉन्ड बनाएगा, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब तो जैसे यहाँ पे पहले H+ आके यहाँ से कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने इसको हाइड्रोजन को H+ दे के यहाँ पे कौन सा गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH3। अब यहाँ से जो Br- होगा, ठीक है, मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN2। ये भी देखो
2 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री है, तो मैकेनिज्म क्या होगा, SN2 होगा। और SN2 मैकेनिज्म कहाँ पे होता है, छोटे वाले ग्रुप पे अटैक होगा इसका, Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, Br माइनस अटैक करेगा तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, क्योंकि प्लस आने की वजह से ऑक्सीजन और ज्यादा ये बॉन्ड क्या चाहता है, ब्रेक भी करना चाहता है और यहाँ से Br माइनस अटैक भी कर रहा है। तो फाइनल क्या यहाँ से हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रोमीन आके लग जाएगा, एक साइड में यहाँ पे क्या आ गया, ब्रोमीन लग गया और यहाँ पे क्या आ गया OH और CH3। अभी SBr एक्सेस में है तो SBr और ऐड हो सकता है, तो H प्लस क्या होगा, यहाँ से कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से H कंबाइन हो जाएगा, ऑक्सीजन का कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और फिर Br माइनस जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O फिर से रिमूव हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br और यहाँ पे CH3। अगर एक्सेस में नहीं दिया रहता तो यहीं पे रोक देते, लेकिन एक्सेस में दिया तो एक बार और H प्लस का एडिशन कराएंगे, वाटर तो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Br माइनस आके यहाँ पे लग जाएगा। तो फाइनल तुम्हारा प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्टेंट और ये रीजेंट दिए हुए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट जो बनना है उसके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्या क्या है उससे रिलेटेड। तो पहले तो प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा इसमें से करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये देखते हैं यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में क्या है, यहाँ पे N है, N के पास क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर यहाँ पे क्या करेगा, प्लस M लगा रहा होगा, तो इसलिए स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रांगली एक्टिवेट। और इस वाले कंपाउंड में देखते हैं कि इसमें क्या है, N2 प्लस Cl माइनस है, तो ये कौन सा होता है, डाइजोनियम सॉल्ट होता है। और डाइजोनियम सॉल्ट की दो रिएक्शंस होती हैं, एक क्या होता है कपलिंग रिएक्शन होता है, और एक क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होता है, जब डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कोई बेस न्यूक्लियोफाइल कोई प्रेजेंट हो, Cl माइनस OH माइनस के इस तरह का जो भी क्या होंगे, जो बेस होंगे F माइनस Cl माइनस Br माइनस जो होंगे, तो वो क्या करेंगे, इनको रिमूव करके वहां पे डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं, ये पूरा रिमूव हो जाता है N2 प्लस फॉर्म में, वहां पे आके क्या करते हैं ऐड हो जाते हैं। लेकिन ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है, तो ये किस तरह से बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह से, वीक इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से बिहेव करता है, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अगर वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये केवल स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, जैसे NH2OH जो होते हैं जो स्ट्रांगली होते हैं वही केवल कपलिंग रिएक्शन देते हैं, जब ये क्या होगा वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो कौन सा पोर्शन जुड़ता है, इसका सबसे एक्टिवेटिंग वाला ग्रुप है ऑर्थो पैरा, तो ऑर्थो पे तो थोड़ी सी क्राउडिंग आती है, तो कपलिंग कहाँ पे होता है, इसके पैरा पोजीशन पे क्या होता है कपलिंग होता है, और यहाँ से इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, इसको पहले यहाँ से लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा Na प्लस यहाँ से ये कपलिंग हो जाएगा N N, और ये क्या हो जाएगा ऐसे, ये वाला रिंग जुड़ जाएगा यहाँ से इसका पैरा पोजीशन, ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये होता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कहाँ पे यूज करते हैं, देखो इसमें फॉर द प्रोटीन एस्टिमेशन अल्टरनेटिव ऑफ नाइन हाइड्रोजन, तो ऐसा नहीं है, प्रोटीन के एस्टिमेशन में नहीं यूज किया जाता, ठीक है, कि ये प्रोटीन से एस्टिमेशन अमीनो एसिड ये सब होते हैं, इससे रिलेटेड होता है। फूड कलरेंट, तो डिफरेंट टाइप के जो फूड होते हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कलर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट टाइप के केमिकल्स मिलाते हैं, बट वो कलरेंट मिथाइल ऑरेंज नहीं होता है, कलर करने का मिथाइल ऑरेंज नहीं यूज करता है। लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ फिनॉल, फिनॉल के लेबोरेटरी टेस्ट में क्या है FeCl3 टेस्ट देते हैं, FeCl3 की रिएक्शन कराते हैं किससे, एरोमेटिक हाइड्रोक्साइड से, ArOH से, तो ये आता है तुम्हारा FeOAr होल थ्राइस, इससे मतलब इसका कलर क्या होता है चेंज हो जाता है, तो क्या बोलते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो जो ये कंपाउंड वो तो ये इससे रिलेटेड नहीं कि फिनॉल का लेबोरेटरी टेस्ट में, ठीक है।
लास्ट कौन सा है, एसिड बेस इंडिकेटर, तो पता है मिथाइल ऑरेंज का यूज कहाँ पे करते हैं, एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं एसिड बेस रिएक्शन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, तो ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में क्या दिया हुआ है, 3 टॉपिक दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दिया हुआ है, प्रोटीन्स दिया हुआ है और प्रोटीन्स और विटामिन दिया हुआ है। तो ये कौन सा है, 3 पार्ट है, उसमें से विटामिन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इधर लिस्ट 1 दिया हुआ और लिस्ट 2 दिया हुआ, इनका क्या करना है, मैच करना है। तो ये सब क्या है, कौन कौन से विटामिन है, ठीक है, और उनका ये डिजीज दिया हुआ है। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में एक चार्ट बनाया हुआ है कि कौन सी विटामिन है और उसके कौन कौन सी डिजीज है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो डायरेक्ट अगर वो चार्ट पढ़ा हुआ है तो सीधे सीधे आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये राइबोफ्लेविन है, इसमें कौन होता है, ये विटामिन B2 होता है। ये कौन सा होता है, विटामिन B1 होता है। स्कॉबिक एसिड, ये क्या होता है, सी, विटामिन C, और ये होता है B6। तो B2 की कमी से क्या होता है, कैलोसिस, थायमिन, ये क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, इसके क्या होगा, स्कॉबी हो जाएगा, और B6 की वजह से कॉन्वोल्यूशंस। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर याद है, ठीक है, कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सा डिजीज हो रहा है, तो डायरेक्ट मैच कर सकते हो। देखो फर्स्ट से कौन है, फर्स्ट का R, तो फर्स्ट में R देख लो, ये वाला एक ही ऑप्शन में है, तो केवल अगर एक भी याद है तो भी क्या हो जाएगा, आंसर ठीक हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, तुम्हारा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि गिवन दैट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट, किसका ई नॉट दिया हुआ है, कॉपर +2 से कॉपर का दिया हुआ है, और कॉपर प्लस से कॉपर का दिया हुआ है 0.34 वोल्ट और 0.225 वोल्ट, इन दोनों का दिया। +2 से कॉपर जा रहा है और +1 से कॉपर जा रहा है। पूछा क्या गया है, ई नॉट ऑफ कॉपर +2 से कॉपर। तो तीनों रिएक्शन को पहले लिख लो, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, कॉपर +2 क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसमें जाएगा, कॉपर में। इसका ई नॉट दिया हुआ है, ई नॉट 1 लिख लेते हैं इसको, ई नॉट 1। ठीक है, दूसरा जो दिया हुआ कॉपर प्लस से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर, इसको लिख देते हैं ई नॉट 2। दोनों की वैल्यू दिया हुआ है, किसका फाइंड करना है, कॉपर +2 से कॉपर, कॉपर +2 से कॉपर के लिए फाइंड करना है, इसका ई नॉट फाइंड करना है। तो करना क्या होता है, देखो दोनों रिएक्शन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, दोनों रिएक्शन का यूज करके हम क्या बनाते हैं, थर्ड रिएक्शन बनाते हैं। और जो एडिटिव प्रॉपर्टी, ई नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो ई नॉट को डायरेक्ट जो चेंज करते हैं वो डायरेक्ट ई में नहीं चेंज, डेल्टा जी में चेंज करते हैं, डेल्टा जी नॉट में। कि जो चेंज रिएक्शन में करेंगे वही चेंज क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट में कर देंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में मान लो ये डेल्टा जी नॉट 1 है, ठीक है, और इसको ले लेते हैं डेल्टा जी नॉट 2 ले लेते हैं। तो इसका डेल्टा जी जो आएगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो यहां से ये बनाना, तो कॉपर +2 जो बनाना है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो कॉपर +2 दिया है लेफ्ट साइड में, तो इन दोनों में देखो लेफ्ट साइड में कॉपर +2 इधर है, तो ठीक है, पहली रिएक्शन में क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर देखो कॉपर किधर से, ये राइट साइड में, सॉरी यहाँ पे कॉपर प्लस है ना, कॉपर +2 से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉपर +1 में कन्वर्ट करते हैं। कॉपर यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, कॉपर +1 चाहिए, तो इधर देखो लेफ्ट साइड में है, तो इस लास्ट वाली रिएक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स कर देंगे। सेकेंड रिएक्शन को क्या करेंगे, रिवर्स करके ऐड कर देंगे, तो कॉपर +2 और ये कॉपर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस रिएक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर +1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये कॉपर से कॉपर कट हो जाएगा, कॉपर +2 से ये आ जाएगा। तो जो डेल्टा जी की वैल्यू आया वो क्या आया, डेल्टा जी1 में तो कोई चेंज नहीं किया, इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिए, माइनस डेल्टा जी2 कर दिए, जी नॉट लगा देते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अब क्या करेंगे इसके बाद, तो डेल्टा जी की वैल्यू जो लिखना है वो उसके लिए क्या, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, -NF ई नॉट होता है। एन की वैल्यू क्या था, कितने उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो पहले डेल्टा जी में देखो कितने इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो -1। एफ रहने देते हैं,
ई नॉट इसका क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। डेल्टा G1 के लिए देखो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो -2f रहने देते हैं। ई नॉट की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.34 माइनस, आगे भी माइनस है, इसमें माइनस लगाएंगे क्या जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो -1 इंटू एफ इंटू इसकी वैल्यू कितना दिया 0.522। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एफ एफ तीनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ई नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.158 आंसर आ जाएगा, ये पॉजिटिव में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करना, ई नॉट ही एक अननोन है, क्या करेंगे सॉल्व करते हुए। इसमें सिंपल सा होता है, क्या करना होता है, दो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं दोनों रिएक्शन को लिखो, दोनों रिएक्शन को ऐड करो, थर्ड रिएक्शन बना और डेल्टा जी में चेंज करो, जो रिएक्शन चेंज करो वो डेल्टा जी में चेंज करो, बाद में उसको ई में कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो चेंज कर रहे हैं रिएक्शन वो चेंज ई में कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। ये बड़ा सा पूरा लिखा हुआ है बट क्वेश्चन इजी है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देख के लगेगा कि बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, बट ज्यादा टाइम जाएगा नहीं अगर ध्यान से समझो तो। क्या हो रहा है, कह रहा है कि मेटाक्लोरोएनिलीन, 3 कंपाउंड है, मेटाक्लोरोएनिलीन, मेटाक्लोरोफिनॉल और मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड। यहाँ पे देखो तीनों का स्ट्रक्चर मतलब ऑप्शंस में है, ऑप्शंस में भी लिखा हुआ था बट मैंने स्ट्रक्चर बना के लिख दिया कि देखो मेटाक्लोरोएनिलीन, मेटाक्लोरोफिनॉल और मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड, इन्हीं तीनों के बारे में बात किया जा रहा है। मेटाक्लोरोएनिलीन, मेटाक्लोरोफिनॉल और मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड, इन्हीं तीनों के बारे में बात किया जा रहा है और तीनों के बारे में ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है इन्हीं इथाइल एसीटेट, ये इसमें प्रेजेंट है, सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, इज एक्सट्रैक्टेड, किसके द्वारा, इन तीनों को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब रिमूव किया जा रहा है। तीनों का मालूम मिक्सर है इसमें प्रेजेंट है, तीनों को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है इनिशियली विद सैचुरेटेड सोल्यूशन। पहले किससे सेपरेट कर रहे हैं, NaHCO3 से। फर्स्ट किससे सेपरेट कर रहे हैं, NaHCO3 से क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो NaHCO3 से रिएक्ट कौन सा करेगा, तो तीनों NaCO3 टेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। NaCO3 टेस्ट कौन से देते हैं, कौन रिएक्ट करते हैं, जो H2CO3 से क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। H2CO3 से ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होता है वो क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। लेकिन फिनॉल नहीं होता है तुम्हारा, फिनॉल नहीं होता, और उसमें मेटापेक्लोरो अगर 2, 4, 6 तीनों पोजीशन पे नाइट्रो लगा रहता है तो ही फिनॉल क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। तो इससे NaCO3 से रिएक्ट कौन सा करेगा, केवल क्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड यही रिएक्ट करेगा। तो पहला, चलो, और गिव ए फ्रैक्शन ऑफ ए, और उसको नाम दे दिया गया, जो एक्सट्रैक्ट हुआ उसको नाम क्या दे दिएगा, ए, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। ये सेपरेट, ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हो गया, ये पता चल गया। देन लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक फेज, जो बचा हुआ ऑर्गेनिक फेज है, 2 बचे हुए, और उनको एक्सट्रैक्ट विथ डाइल्यूट NaOH। अब डाइल्यूट NaOH और जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जो मतलब जो रिएक्ट कर रहा है उसका नाम क्या दे दिया जा रहा है, बी दे दिया जा रहा है। तो अब देखो इसमें एनिलीन और OH में कौन रिएक्ट करेगा NaOH से, तो तुम्हें पता है कि OH क्या होता है, मतलब ये वाला क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। ये तो NH2 वाला तो क्या होता है, नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होता है, तो बेस बेस रिएक्ट करते नहीं है। यहाँ से क्या होता है, ये ओ इसके क्या करेगा, OH का H हटा के क्या करता है, ONa आ जाएगा, फिनॉक्साइड टाइप का आ जाएगा। तो ये तो रिएक्ट करेगा लेकिन ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो सेकेंड में एक्सट्रैक्ट में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी कि फिनॉल हो जाएगा। जब NaOC3 से सेकेंड में किससे रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, तो कौन रिएक्ट कर लेगा, OH मेटाक्लोरोफिनॉल, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बी हो गया। तो ए पता चल गया, बी पता चल गया। अब कह रहा है कि फाइनल ऑर्गेनिक लेयर, जो लास्ट बच गया, एक बचा हुआ है, उसको क्या नाम दे दिया गया, सी दे दिया गया। तो सी कौन सा हो जाएगा, वही सी कौन सा हो जाएगा, मेटाक्लोरोएनिलीन हो जाएगा। NH2 यहाँ पे मेटाक्लोरोएनिलीन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है देन द फ्रैक्शन ABC सीरीज में कौन, ए कौन सा हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, बी कौन सा हो जाएगा, फिनॉल, और सी कौन सा हो जाएगा, NH2। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये दो, ये आंसर हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, NH2। देखने में बड़ा सा लग रहा है बट एक एक स्टेप करते जाओ। NH3 से टेस्ट कौन देता है, ओइक एसिड वाले टेस्ट देते हैं, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल से जो ऊपर होते हैं वो देते हैं। NH3 फिनॉल एनिलीन में फिनॉल रिएक्ट करेगा, और लास्ट में जो बच गया उसको सी दे दिया गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये लिखा ज्यादा हुआ है बट क्वेश्चन क्या है, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है
कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन, पहले तो इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, ऐड करने पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। कितना आसानी से ऐड हो सकता है, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी आसानी से ऐड हो सकता है। इसमें बेसिकली एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। जैसे मान लो कि अगर फ्लोरीन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो F- बनेगा, तो इसमें एनर्जी क्या होगी, प्लस ई एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा ई क्या लिखेंगे, डेल्टा एच माइनस ई के फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, ठीक है। अब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना डेल्टा एच क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन में निगेटिव वैल्यू दिया हुआ है, निगेटिव वैल्यू उतना ज्यादा होगा तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, उसका डेल्टा एच उतना निगेटिव में आएगा। तो अब ये तो पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ऑर्डर पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इसका रीजन पता होगा, फ्लोरीन का टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, क्लोरीन से कम होती है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या होता है, साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो थोड़ा रिपल्सन ज्यादा आता है फ्लोरीन में, क्योंकि साइज क्या होता है, बहुत कम होता है, 2p के सेकंड पीरियड का ना, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इससे एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा इसमें वैल्यू कौन सा 348 है। तो अब देखो फ्लोरीन क्लोरीन रिस्पेक्टिवली भी देखना तो क्लोरीन का सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट 348 कौन सा है, इस वाले ऑप्शन में, बाकी इसमें इसका कम कम है फ्लोरीन का। उसके पास से फ्लोरीन 333 दिया हुआ है, ठीक है। इसके पास से कम है 298 ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो आंसर कौन सा होगा, सी आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 3-4 रिएक्शन दिए गए हैं, बोला क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस द सेडजेफेल्किन। कौन सा सेडजेफेल्किन नहीं बनाएगा। सेडजेफेल्किन किसको बोलते हैं, जो मोर स्टेबल होता है। हॉफमैन एल्किन किसको बोलते हैं, जो लेस स्टेबल होता है। तो किसमें बोला, किसमें सेडजेफेल्किन नहीं बनेगा, जब इसमें ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा एल्किन, किसमें कम स्टेबल बनेगा वो बताना है। तो ये सब रिएक्शन दिया, तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या रिएक्शन क्या होगा। देखो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और इसमें क्या होगा तुम्हारा, सीधे सीधे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, मेजर एल्कीन बनता है, स्टेबल एल्कीन बनता है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, CH3C, ऐसे एक्सपेरिमेंट करके लिख देते थोड़ा सा। ये कार्बन हो गया, इस कार्बन के आगे क्या है, CH है, CH पे क्या जुड़ा हुआ है, OH, देन CH3। अगर इसे कंसंट्रेट H2SO4 से कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से पहले तो ये जो H+ आके जुड़ेगा, ये कार्बोकैटायन चला जाएगा, ये यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉजिटिव चला जाएगा, रीअरेंजमेंट करके ये यहाँ पे चल जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, मोर स्टेबल वाला ही बन रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, फर्स्ट आंसर नहीं होगा। सेकंड एल्कोहलिक KOH है, मैकेनिज्म कौन सा हो गया, ये भी E2 मैकेनिज्म ही है। डिहाइड्रेशन भी क्या होता है, E2 मैकेनिज्म ही होता है, ठीक है। एल्कोहलिक KOH से क्या होगा, यहाँ से E2 मैकेनिज्म होगा, यहाँ से HBr रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसमें भी क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मोर स्टेबल एल्कीन ही बनेगा, CH3C CH3 CH3, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अब सी ऑप्शन देखो, सी में क्या कह रहा है, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड दिया हुआ, मैकेनिज्म क्या होगा, E2E होगा, लेकिन क्या होगा, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ही हो रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिमूव होंगे, E2 मैकेनिज्म ही होगा। बट ये न्यूक्लियोफाइल जो दिया हुआ है उसका साइज क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का साइज क्या है, बहुत ज्यादा है।
जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल साइड अगर स्ट्रक्चर बनाए न्यूक्लियोफाइल का O माइनस तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसका साइज ज्यादा होने की वजह से, क्राउडिंग ज्यादा होने की वजह से ये मेजर वाले पे अटैक नहीं कर पाता। मेजर वाले हाइड्रोजन पे जहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा होता है वहां पे अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि ऑलरेडी क्राउडिंग है और क्राउडिंग वाले प्लेस पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो वो इधर से हाइड्रोजन नहीं ले जाकर किधर से लेके जाएगा, किनारे से लेके जाएगा। तो इसलिए क्या बनता है, हॉफमैन एल्कीन बनता है, लेस स्टेबल बनता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पे आएगा CH2। ये वाला हॉफमैन एल्कीन क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आंसर पूछा गया कि किसमें सेल्सियस एल्कीन नहीं बनेगा। और ये क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन में जो हीटिंग इफेक्ट पड़ा हुआ है E1CB मैकेनिज्म होता है यहाँ पे OH और यहाँ से ज्यादा देखो अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन को ही क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। हीट करेंगे तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा E1CB मैकेनिज्म से। और ये भी क्या होगा, सेल्सियस एल्कीन नहीं होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। लेकिन हॉफमैन किसमें बनेगा, केवल C में बनेगा। तो आंसर कौन सा देंगे, C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, ये जेईई में नया पैटर्न जो है, क्या 20 क्वेश्चन क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं, और 5 क्वेश्चन क्या होता है, सब्जेक्टिव होते हैं। तो उसमें से सब्जेक्टिव में से एक क्वेश्चन ये है 21 नंबर। देखो क्या कह रहा है कि एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन है A एंड B ईच ऑफ 100 ml। ठीक है, दो सोल्यूशन है A और B, दोनों का वॉल्यूम कितना है, 100 ml। इसका भी 100 ml है और इसका भी क्या है, 100 ml है, सॉरी 100 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, 100 लीटर इसका और 100 लीटर इसका, दोनों का 100 लीटर है। वाज मेड बाय 4 ग्राम ऑफ NaOH। इसमें क्या है, 4 ग्राम NaOH है और इसमें क्या है 9.8 ग्राम H2SO4 है। ठीक है, इन वाटर रिस्पेक्टिवली। देन द pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन बाय मिक्सिंग। अब इसका 40 लीटर और इसका 10 लीटर क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना बना दिया गया, 50 लीटर, मतलब 40 लीटर इसका और 10 लीटर इसका, लेकिन इसमें डिजोल्व किया गया। तो क्या बताना है, पीएच बताना है इस सोल्यूशन का, क्या बताना है, पीएच बताना है, पीएच कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर से मिटा देते हैं। देखो कह रहा 4 ग्राम ऑफ NaOH है, तो पहले तो इसमें मोल निकाल लेते हैं, NaOH के मोल के कितने हो जाएंगे। तो NaOH का मोल कितना हो गया, 4 डिवाइड बाई 40 करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर NaOH का कितना होगा, 40 होता है, तो 0.1 मोल हो गया। ठीक है, और अगर 10 में 100 लीटर सोल्यूशन है तो मोलरिटी कितना हो गया इसका, मोलरिटी ऑफ NaOH कितना हो गया, 0.1 डिवाइड बाई 100 लीटर, यानी 10 टू पावर -3 हो गया। 10 टू पावर -3 इसका कंसंट्रेशन हो गया। चलो यहाँ पे H2SO4 का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, मोल कितना हो गया, मोल ऑफ H2SO4 9.8 डिवाइड बाई क्या करेंगे 98, तो 0.1 आ गया। मोलरिटी निकाल लेते हैं NaOH का, क्या 0.1 डिवाइड बाई इसका भी क्या है 100 लीटर ही है, 0.1 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 पावर -3। इसकी भी मोलरिटी कितनी है 10 पावर -3, इसका भी 10 पावर -3। अब क्या किया जा रहा है कि इसका 40 लीटर और इसका 10 लीटर यहाँ पे क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। तो वॉल्यूम कितना होगा 50 लीटर। बट इस सोल्यूशन में हम मोल निकाल लेते हैं कितना आया होगा, मोल ऑफ NaOH। फाइनल सोल्यूशन में NaOH का कितना मोल आया होगा, क्योंकि मोलरिटी कितना था 10 पावर -3 और वॉल्यूम इसका कितना लिया गया 40 लीटर, इसका कितना लिया गया 40 लीटर लिया गया, तो ये आ जाएगा, इसके मोल आ गए। ठीक है, 4 × 10⁻²। NaOH का मोल हो गया। ऐसे मोल आप H2SO4 निकाल लेते हैं, H2SO4 का मोल इसमें कितना आया होगा, क्योंकि इसका 10 लीटर डिसॉल्व किया गया, तो 10 लीटर डिसॉल्व किया तो देखो 10 पावर -3 से कंसंट्रेशन और 10 लीटर से डिसॉल्व किया तो 10 पावर क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। इन दोनों का मोल आ गया। हमें पूछा क्या गया है कि फाइनल पीएच बताना है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा,
तो ये देख लेते हैं कि फाइनल बचेगा कौन ज्यादा, H प्लस ज्यादा सोल्यूशन में होगा या OH माइनस ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से OH माइनस का अगर मोल देखें, मोल ऑफ OH माइनस देखेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 10⁻²। और मोल ऑफ H प्लस देखते हैं, H प्लस आयन का मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 का मोल दिया हुआ है, मोल ऑफ H2SO4 10⁻² है, तो H प्लस का मोल कितने जाएंगे 2 इंटू 10⁻²। अब इन दोनों में देख लो ज्यादा कौन सा है, OH माइनस ज्यादा है, तो फाइनल सोल्यूशन में क्या होगा OH माइनस आएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस फाइनल निकाल लेते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन का OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा। तो ये कि देखो कितना हो गया, टोटल मोल कितने हो जाएंगे इसके 4 इंटू 10⁻², से ये तो कुछ रिएक्ट कर जाएगा, 2 इंटू 10⁻² कम हो जाएगा, डिवाइडेड फॉर फाइनल सोल्यूशन का, ये तो मोल हो गया ऊपर, OH माइनस का नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम टोटल कितना है 50 लीटर, यहां से आ जाएगा 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 50। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, और 2/5 क्या जाएगा 0.4 इंटू 10⁻³ यानी कि 4 इंटू 10 पावर क्या आ जाएगा -4 हो जाएगा pH सॉरी OH माइनस का कंसंट्रेशन। OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं POH निकाल लेते हैं। तो POH निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, लॉग ले लो इसका, तो लॉग ले लेंगे तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁻⁴, तो इसको आगे सॉल्व कर लो, तो 10⁻⁴ क्या लिख सकते हैं माइनस लॉग 4 माइनस माइनस यहाँ से क्या होगा माइनस लॉग 10⁻⁴, तो इसकी वैल्यू क्या है +4, यहाँ से आएगा 4 और लॉग 4 की वैल्यू कितना होता है 2 इंटू 0.3010 0.6 लिख लेते हैं, लॉग 2 इंटू 3.6 लिख दें -0.6 ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3.4 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो ये क्या आ गया pH आ गया, हमें चाहिए क्या सॉरी POH आ गया, pH चाहिए, pH पूछा गया, तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगा 14 माइनस 3.4 यानी कि 10.6, ये आंसर हो जाएगा pH। सबसे सिंपल था क्वेश्चन कि केवल क्या फाइनल सोल्यूशन में H प्लस OH माइनस का मोल देख लेने थे, और इन दोनों में देखो कि जिसका ज्यादा, अगर मान लो H प्लस ज्यादा रहता तो फाइनल H प्लस का कंसंट्रेशन निकालते, OH माइनस ज्यादा रहता तो फाइनल OH माइनस का कंसंट्रेशन, वहां से POH और यहाँ से देन pH कैलकुलेट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 10.6। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं, ये सब्जेक्टिव का एक सेकंड क्वेश्चन है। 22 नंबर देखो, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है कहीं से मान लो न्यूक्लियर क्या हुआ एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है जो भी रिएक्शन हुआ होगा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एब्सॉर्ब इन द बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी इन प्लेस ऑफ कैल्शियम। ठीक है कि मान लो यहाँ से कुछ एक प्रोडक्ट हुआ, कोई एक प्रोडक्ट है, वो क्या हुआ एब्सॉर्ब हुआ कि कहाँ पे किसी बोन्स के बेबी की क्या हुआ बोन्स मान लो ये है, ठीक है बोन्स में क्या हुआ एब्सॉर्ब हुआ किसकी जगह पे कैल्शियम की जगह पे वो प्रोडक्ट आ गया। ठीक है हाउ मच टाइम इन ईयर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस बाय 90%, तो इसको जो प्रोडक्ट आया है उसको 90% रिड्यूस होने में 90% लॉस्ट होने में कितना टाइम लगेगा इफ इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली, मतलब अंदर बॉडी के अंदर के किसी प्रोसेस से उसका लॉस नहीं हो रहा है, केवल वो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होगा न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो प्रोडक्ट यहाँ पे आया होगा वो रेडियो एक्टिव डीके की वजह से केवल लॉस हो रहा है, अंदर किसी प्रोसेस की वजह से नहीं। मतलब तो प्रोसेस क्या होगा जो भी उसका जो प्रोडक्ट है उसका जो लॉस हो रहा है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो जो लॉस हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है केवल रेडियो एक्टिव डीके। तो अब देखो रेडियो एक्टिव डीके जो भी होता है रेडियो एक्टिव जितने भी प्रोसेस होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, सबका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर होता है। क्या ध्यान रखना है रेडियो एक्टिव डीके का ऑर्डर क्या होता है हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होता है। फर्स्ट ऑर्डर से क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो जो उसका टी हाफ दिया हुआ है कितना 6.93 ईयर, तो टी हाफ से हम क्या निकाल सकते हैं के इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा टी हाफ से फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ हो जाएगा।
अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 0.693 डिवाइड बाई क्या करेंगे, टी हाफ की वैल्यू क्या है 6.93, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 नीचे लिख सकते हैं 10, ऊपर जाएगा तो क्या 10⁻⁻1, ये क्या आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आ गया। ठीक है, तो यहां से के की वैल्यू कितना आ गया 10⁻⁻1। अब देखो 90% वो लॉस होने में कितना टाइम लगता है, देखो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन यूज करते हैं ln CA नॉट डिवाइड बाई CA इक्वल टू क्या होता है KT होता है, टाइम पूछा गया है, यहाँ पे CA क्या होता है कितना परसेंट रिमेनिंग है। अभी देखो यहाँ कह रहा है कि 90% लॉस होने में टाइम बताना है, तो 90% लॉस होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब 90% लॉस हो जाए तो बचेगा कितना 10%, इनिशियल मान लो CA नॉट है, अभी कितना बचेगा 10%, तो यहाँ से रख दो क्या हो जाएगा ln मान लो CA नॉट रहने दो, यहाँ पे क्या 0.1 CA नॉट 10% क्या होगा 0.1 CA नॉट हो जाएगा, तो CA नॉट कैंसिल, के की वैल्यू कितना दिया होगा 0.1, यहाँ से टाइम, इसको सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से जो भी टाइम आंसर आएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे 10 की पावर ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 1 होगा, 2.303 डिवाइड में क्या करेंगे पॉइंट, चलो देख लो यहाँ से क्या होगा टाइम करेंगे तो 10 ऊपर जाएगा 0.1 ऊपर 10 हो जाएगा, ln 10 की वैल्यू कितना होगा 2.303 log 10 की वैल्यू 1 होता है, और डिवाइड में क्या कर देंगे 0.1 यानी कितना आ जाएगा 23.03 ईयर, इतने ईयर में क्या हो जाएगा वो 90% लॉस हो जाएगा वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इस क्वेश्चन में बस ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर के केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है, इसमें रेडियो एक्टिव जो भी रिएक्शंस होती हैं सारी क्या होती हैं फर्स्ट ऑर्डर होती हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का यूज कर लेना है और सॉल्व कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्लोरीन रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH। ठीक है, तो क्लोरीन की किससे रिएक्शन करना है हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH से रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो Cl2 की रिएक्शन किससे कराते हैं NaOH से कंसंट्रेट, तो ये पता है कि क्लोरीन की रिएक्शन क्या होती है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन होता है मतलब कंसंट्रेट और हॉट से अगर रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, एक तो इसका NaCl बनेगा और एक ClO3 माइनस बनता है, और अगर डाइल्यूट और क्या होता है डाइल्यूट और कोल्ड NaOH होता है तो क्या बनता है NaCl और NaClO बनता है। तो इसके दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, अगर कोल्ड होता है तो NaClO बनता है और हॉट होता है तो क्या बनता है NaClO3 बनता है। तो यहाँ पे अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे S ब्लॉक का तो क्या बनेगा NaCl बनेगा और NaClO3 बनेगा और H2O यहाँ से तो तुम्हारे तो मेन क्या होगा NaCl। अब तो देखो आगे पढ़ते हैं क्या होता है, ये तो रिएक्शन हो गया एंड द प्रोडक्ट X गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 सॉल्यूशन। जो इसमें से कोई ये नहीं पता कौन सा X है कौन सा Y है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि X जो है वो AgNO3 के साथ क्या कर रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो सोचो इसमें से कौन AgNO3 से कौन रिएक्ट कर सकता है NaCl रिएक्ट करेगा, अगर ये इसकी साथ रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बन जाएगा NaCl क्या बना लेगा AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, AgCl का क्या प्रेसिपिटेट यानी कि X क्या हो गया AgCl। अब बच गया क्या रहा है कि द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम इन Y। अब जो ये Y है इसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन का क्या बताना है बॉन्ड ऑर्डर बताना है, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है देखो ये NaClO3 है तो किस फॉर्म में Na प्लस और Cl3 माइनस में, तो Cl3 माइनस का अगर स्ट्रक्चर हम बनाए तो कैसा आएगा ये हो जाएगा Cl3 माइनस NaClO3 माइनस हो गया। अब इसमें देखो ठीक है, तो Cl3 माइनस की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक लोन पेयर हो जाएगा डबल बॉन्ड और Cl3 माइनस होगा, तो ClO के बीच का एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बताना है। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर देखो होगा क्या, ये तो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल है यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर होगा कॉन्जुगेशन में, यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो ये पाई बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, मतलब सिंगल बॉन्ड यहाँ जा सकता है सिंगल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड यहाँ, तो हर जगह तीनों क्या होंगे पांचों बॉन्ड क्या होंगे तीन प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसका जो भी क्या बनाएंगे रेजोनेंस होकर बनेगा तो फाइनल जो स्ट्रक्चर आएगा उसको क्या बना लेंगे ऐसे यहाँ पे डेल्टा निगेटिव तो पार्शियल बॉन्ड आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड तीनों पे रहेगा। तो अब इसको बॉन्ड ऑर्डर क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच क्या बताना है एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बताना है कि सारे बॉन्ड काउंट कर लो
कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है और कितने प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 2 3 प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5 क्या है, कितने 5 बॉन्ड है और कितने प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 प्लेस पे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.6, ठीक है 1.66 आता जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे।